हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए आर्थिक विकास एवं समृद्धि से लेकर वीडियो। आप सभी एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि विकास और समृद्धि दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर हम इंग्लिश में इन्हें समझें तो एक होती है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। तो बहुत ज़्यादा बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि विकास और समृद्धि एक ही चीज़ है, तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इस बात पर आप सभी विशेष ध्यान दें कि आर्थिक विकास पूछा गया है या आर्थिक समृद्धि पूछी गई है। चलिए आज की हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक कंप्लीट क्लास करने वाले हैं आर्थिक विकास एवं समृद्धि को लेके, और ये सभी प्रश्न जो हैं हमारी इकोनॉमिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं होती है जैसे एनटीए नेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, पीजीटी या अन्य जितनी भी जगहों पर एपीपीएससी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, उन सभी जगहों पर भी इन प्रश्नों को पूछा गया है। यहाँ तक कि यूपी पीसीएस में भी एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहां पर हम विभिन्न प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पीएम आशा, जिसे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम के नाम से आप जानते हैं, योजना को शुरू किए जाने वाला वर्ष था। हमारे ऑप्शन है, पहला 2017, दूसरा 2018, तीसरा 2019 और चौथा 2020। तो इस योजना को सन 2018 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पीएम आशा योजना किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने के लिए वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई। यह किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक असाधारण कदम है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम जीएनपी कहते हैं, और प्रदूषण स्तर के मध्य संबंध को प्रस्तुत किया जाता है। पहला लॉरेंस वक्र के द्वारा, दूसरा पर्यावरणीय रूप, तीसरा आर्थिक समृद्धि वक्र और चौथा पैरेटो अनुकूलतम वक्र। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय रूप। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम जीएनपी के रूप में जानते हैं, प्रदूषण स्तर के मध्य पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र द्वारा संबंध प्रस्तुत किया जाता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है, शुरू में औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न उत्पादन संरचना प्रभाव के कारण प्रदूषण में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय के एक निश्चित स्तर या विकास के एक निश्चित स्तर के बाद पर्यावरणीय वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में आय और मांग की लोच अधिकता के कारण पर्यावरणीय केंद्रीकरण कम होता है। कुजनेट पर्यावरणीय वक्र उल्टे यू आकार का होता है। प्रश्न नंबर 3 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम लक्ष्य करता है, पहला विनियोग एवं नव प्रवर्तनों को सुविधाजनक बनाने पर, दूसरा कौशल विकास को बढ़ावा देने पर, तीसरा बौद्धिक संपदा को सुरक्षित करने पर, तीसरा उपरोक्त ए, बी और सी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया, जिसे प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2014 को शुरू किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य विश्व के सभी देशों से निवेश आकर्षित करना है, जिससे भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो सके। यह भारत का आर्थिक रूपांतरण सुनिश्चित करेगा तथा अवांछित कानूनों तथा अवरोधों को दूर करेगा। इसके कारण एफडीआई का
अंतर प्रवाह बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम निम्न लक्ष्य जो है वो निर्धारित करता है। पहला, विनियोग एवं नव प्रवर्तनों को सुविधाजनक बनाना। दूसरा, कौशल विकास को बढ़ावा देना। और तीसरा, बौद्धिक संपदा को सुरक्षित करना। तो ये सभी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 4 है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के मध्य सुस्पष्ट अंतर का आधार क्या है? तो यहाँ पे हमें विशेष ध्यान देना है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि आर्थिक समृद्धि और विकास दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो ये किस आधार पर अलग होते हैं, हम इसको विस्तृत रूप से जानते हैं। तो आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे, पहला आर्थिक प्रगति, दूसरा आर्थिक कल्याण, तीसरा जीवन में गुणात्मक परिवर्तन और चौथा दीर्घकालीन परिवर्तन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जीवन में गुणात्मक परिवर्तन। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के मध्य सुस्पष्ट अंतर का आधार जीवन में गुणात्मक परिवर्तन है। किसी भी अर्थव्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रियाएं दीर्घकाल में दो परिवर्तनों को जन्म देती हैं। पहला, समग्र चर जैसे सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, जिन्हें मापा जा सकता है। यहाँ हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि मापा जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। इन परिवर्तनों के साथ जब अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन को भी सम्मिलित किया जाता है तब हम इसे क्या कहते हैं, आर्थिक विकास। अब अगर आर्थिक विकास को परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित करना है तो आर्थिक विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित है। जहां आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है, वहीं आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ होता है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जबकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार पूर्ण रूप से होता है। प्रश्न नंबर 5 है, गोवर्धन योजना लक्ष्य करती है, पहला उद्यानी पर, दूसरा जैविक कृषि पर, तीसरा उर्वरता वृद्धि पर और चौथा जैविक गैस निर्माण पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जैविक कृषि पर। बजट 2018-19 में गोवर्धन योजना शुरू करने की घोषणा की गई। इस योजना में मुख्यतः दो उद्देश्य थे। पहला, गांव को स्वच्छ बनाना एवं पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना। गोवर्धन योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। इसका लक्ष्य उद्यमियों को जैविक खाद, बायोगैस, सीएनजी उत्पादन के लिए गांवों के क्लस्टर बनाकर इसमें पशुओं का गोबर और ठोस अपशिष्टों के एकीकरण और संग्रहण को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 6 है, वैश्विक भूख सूचकांक तैयार किया जाता है, पहला WHO द्वारा, दूसरा FAO द्वारा, तीसरा ILO द्वारा और चौथा IFPFIR द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IFPRI के द्वारा। वैश्विक भूख सूचकांक के द्वारा तैयार किया जाता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत को 116 देशों में 101 पर स्थान प्राप्त था। इसमें मुख्य रूप से किन चीज़ों को देखा जाता है, तो जितने भी अल्प पोषण, अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या होती है उसको काउंट किया जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग को काउंट किया जाता है। यहाँ तक कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है, यह सब कुपोषण को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, इन सबको भी काउंट किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, आर्थिक समृद्धि
प्रायः जोड़ी जाती है। पहला, मुद्रा अविस्फीति से, दूसरा मुद्रास्फीति से, तीसरा स्टैगफ्लेशन से और चौथा अधिस्फीति से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुद्रास्फीति से। आर्थिक समृद्धि प्रायः मुद्रास्फीति से जोड़ी जाती है। सामान्यतः मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जब पूर्ति में वृद्धि न हो पाने के कारण या पूर्ति के स्थिर रहने के कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग आधिक्य के मूल्य स्तर में लगातार तेज संचयी तथा स्थायी वृद्धि हो रही हो। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, समृद्धि का नवीन मांग पक्षीय मॉडल है। पहला, केन्ज मॉडल, दूसरा माल्थस मॉडल, तीसरा मार्शल मॉडल और चौथा स्मिथ मॉडल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किंग्स मॉडल। समृद्धि का नवीन मांग पक्षीय मॉडल किंग्स मॉडल है। मांग आधिक्य को जन्म देने वाली शक्तियों की व्याख्या के लिए किंग्स ने अपनी पुस्तक हाउ टू पे फॉर द वॉर 1940 में स्फैतिक अंतराल की धारणा प्रतिपादित की। पूर्ण रोजगारी उत्पादन के स्तर पर समग्र मांग का आधिक्य या समग्र मांग का उत्पादन स्फैतिक अंतराल कहलाता है। स्फैतिक अंतराल की धारणा ही मुख्यतः किंग्सियन स्फीति दृष्टिकोण है और इसकी व्याख्या करते हुए मुद्रा की पूर्ति को दिया हुआ मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और हर एक एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जिसका आंसर आप सभी बिल्कुल याद कर लीजिए कि कभी भी सोते जागते आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आप इजीली इसका जवाब दे सकें। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन है, पहला कोलिन क्लार्क, दूसरा J.R. हिक्स, तीसरा जी मेडल और चौथा रैगनर नक्सरे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रैगनर नक्सरे। भारत एक गरीब देश है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन रैगनर नक्सरे से संबंधित है। उनके अनुसार एक निर्धन व्यक्ति को पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं मिल पाती। कम खाद्य मिलने के कारण वह निर्बल हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है, जिससे उत्पादन कम होता है तथा आय कम होती है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है कि उसकी कार्य क्षमता कम है, फिर वह उत्पादन कम करेगा, मतलब उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह कम मात्रा में किया जाएगा तो उसकी आय कम होगी। यह चक्र जो है वो निरंतर चलता रहता है। इसी को उन्होंने क्या कहा है? निर्धनता का दुष्चक्र कहा है। और वो मानते हैं कि एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था, ये केवल बात एक व्यक्ति पर लागू नहीं होती है, ये बात जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होती है। इसलिए कहा जाता है कि एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है, या एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। दोनों तरीके से अगर ये सेंटेंस दिया जाता है तो अगर इसके प्रतिपादक का नाम पूछा जाए तो रैगनर नक्सरे जी का नाम ही आएगा। प्रश्न नंबर 10 है, मानव जाति व्याख्या में किस वर्ष से लैंगिक सशक्ति माप को प्रारंभ किया गया? पहला 1975, दूसरा 1990, तीसरा 1994 और पांचवा 1995। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1994। मानव प्रगति व्याख्या में वर्ष 1995 से 1994 से लैंगिक सशक्ति माप को प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 11 है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया?
यहाँ हमें ध्यान देना है कि वहाँ इसके पहले वाले प्रश्न में लैंगिक सशक्ति को पूछा है, जिसका आंसर 1994 है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था। तो आप इन दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है वर्ष 1985, वर्ष 1988, वर्ष 1990 और वर्ष 1995। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1990। 1990 में सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ मानव विकास की दिशा में एक नए तथा ऐतिहासिक कदम की शुरुआत हुई। HDR 1990 में मानव विकास को लोगों के अधिमानों के विस्तार, अधिकारिता में वृद्धि के रूप में भी परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर 12 है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वार्षिक तौर पर प्रकाशित की जाती है। पहला विश्व बैंक, दूसरा IMF, तीसरा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और चौथा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस से एक दिन पूर्व संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वैश्विक खुशहाली 2022 जारी की गई। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनुष्य के जीवन में खुशहाली के महत्व को इंगित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस का आयोजन किया जाता है। फिनलैंड को लगातार 5 वर्ष सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 13 है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन किस सूची का विषय है। पहला संघीय सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समवर्ती सूची। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल 52 विषय हैं जिनको सम्मिलित किया जाता है, जैसे शिक्षा, दीवानी, फौजदारी, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र और भी विभिन्न विषय होते हैं जिनको इस सूची में सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, प्रधानमंत्री अन्नदान आय संरक्षण अभियान तंत्र सम्मिलित करता है। पहला मूल्य संवर्धन योजना, दूसरा मूल्य अंतरण भुगतान योजना, तीसरा है निजी खरीद स्टॉकेटों पर पायलट और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सरकार ने एक नई अम्ब्रेला योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मंजूरी दी है, जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है। इसमें अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो मूल्य समर्थन योजना, मूल्य अंतराल भुगतान योजना और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना के आदि इसमें सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। पहला बच्चों का अभिरक्षण, दूसरा स्मार्ट सिटीज़ का पूरे देश में निर्माण करना, तीसरा भारत की स्वयं बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज करना, चौथा है नवीन शिक्षा नीति। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का प्रतिरक्षण। भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2014 को
मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना है जिन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगाया गया है। प्रश्न नंबर 16 है, मानव विकास के अनिवार्य घटक हैं। पहला, संधारणीयता, दूसरा, उत्पादकता, तीसरा, सशक्तिकरण और चौथा यह है सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह है सभी। किसी देश के लोग ही राष्ट्र के वास्तविक धन तथा संपत्ति होते हैं। मानव कल्याण तथा मानव विकास के प्रमुख लक्ष्य है कि प्रत्येक देश इसे प्राप्त करे। इसे प्राप्त करने का ग्रोथ स्ट्रेटेजी चाहे जो हो। 1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ मानव विकास की एक दिशा में एक नए तथा ऐतिहासिक कदम की शुरुआत की गई। मानव विकास के अनिवार्य घटकों की अगर हम बात करें तो ये सभी होते हैं धारणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। प्रश्न नंबर 17 है, मुद्रा योजना निम्न में से किस क्षेत्र के वित्त पोषण हेतु प्रारंभ की गई? पहला, कॉरपोरेट क्षेत्र, दूसरा, शिक्षा क्षेत्र, तीसरा, स्वास्थ्य क्षेत्र और चौथा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, एमएसएमई सेक्टर के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु धनहीन को धन प्रदान करने, जिसे फंडिंग टू अनफाउंडेड से हम कहते हैं, इसे 8 अप्रैल 2015 को लागू किया गया। प्रश्न नंबर 18 है, आर्थिक विकास को मापा जा सकता है। पहला, सकल घरेलू उत्पाद, इसे हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। दूसरा, मृत्यु दर द्वारा, तीसरा, प्रदूषण द्वारा और चौथा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आर्थिक विकास को सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा जा सकता है। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति, राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास की आवश्यक दशा है, क्योंकि आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि सम्मिलित है। आर्थिक विकास बराबर परिमाणात्मक परिवर्तन तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों ही होता है। प्रश्न नंबर 19 है, मनरेगा संपूर्ण देश में लागू हुआ। पहला, 1 अप्रैल 2008, दूसरा 2 अक्टूबर 2008, तीसरा 2 अक्टूबर 2005 और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो मनरेगा 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देश के 200 चुनिंदा जिलों में जिसे लागू किया गया वह मनरेगा है। इसका नाम पहले नरेगा था, लेकिन बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो हमें इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। प्रश्न नंबर 20 है, मेक इन इंडिया के लोक नीति का उद्देश्य है। पहला, नौकरशाही ढीलापन का निस्तारण, दूसरा, लाल फीताशाही का परित्याग, तीसरा, देश को कम लागत वाली विनिर्माण पावर हाउस में परिवर्तित करना और चौथा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर किसी भी प्रश्न में आपका विकल्प उपरोक्त सभी होता है तो 90% चांस होते हैं कि आंसर वही होगा। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, मेक इन इंडिया के बारे में।
मेक इन इंडिया लोक नीति का एक उद्देश्य है। यहाँ पे हमें विशेष ध्यान देना है, लोक नीति यहाँ भी हमको दिया गया है। इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि नौकरशाही का ढीलापन निरस्त कर रहे हैं, लाल फीताशाही का भी हम परित्याग कर रहे हैं और देश को ज़्यादा से ज़्यादा कम लागत वाली पावर सप्लाई कर रहे हैं। साथ में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। उद्यम का मतलब क्या होता है? किसी भी नए उद्योग की स्थापना करना, निवेश को प्रोत्साहन करना। और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति में बचत करने की प्रवृत्ति होती है। और निवेश के लिए सबसे अनुकूल माहौल बनाना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 21 है, यूएनडीपी के अनुसार वर्ष 2018 में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान था। पहला, हमें यहाँ पे सन का विशेष ध्यान रखना है कि किस सन में पूछा जा रहा है। पहला 129, दूसरा 128, तीसरा 131 और चौथा 130। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 130। यूएनडीपी के अनुसार वर्ष 2018 में भारत का मानव सूचकांक 130वें स्थान पर था और 2020 की रिपोर्ट में 189वें स्थान पर था। तो अगर यहाँ पे 2020 का पूछा जाए तो यहाँ पे हमारा स्थान कितना हो जाएगा, 189। मानव विकास सूचकांक के साथ इसमें शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रोत्साहित करती है। पहला वित्तीय समावेशन, दूसरा वित्तीय शिक्षा, तीसरा बैंकिंग आदतें और चौथा उपरोक्त सभी। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो क्वेश्चन तो आपके सारे हिंदी में है, लेकिन जो विकल्प दिए जा रहे हैं वो इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। तो अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो आप इंग्लिश से भी उसको ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करती है और इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को की थी। लाल किले में की थी। इसका औपचारिक शुभारंभ मेरा खाता भाग्य विधाता, ये इसका आदर्श वाक्य है जिसे हम सभी को याद रखना है कि मेरा खाता भाग्य विधाता इसके टैगलाइन है, तो इस वाक्य को हमको याद रखना है। प्रश्न नंबर 23 है, किसने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम के विभाजन को केंद्रीय भूमिका निर्धारित की थी? पहला थॉमस माल्थस ने, दूसरा एडम स्मिथ ने, तीसरा डेविड रिकार्डो और चौथा जेएस मिल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम के विभाजन को केंद्रीय भूमिका निर्धारित की थी। उनका मानना था कि किसी देश को उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसके उत्पादन में वह देश निरपेक्ष एब्सोल्यूट एडवांटेज की स्थिति में है। श्रम का विभाजन उत्पादन की प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में बांटकर श्रमिकों को उनकी दक्षता के स्तर के चरण में काम पर लगाकर उत्पादन कुशलता को बढ़ाने से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत शहरी गरीबी को कम करने हेतु लक्ष्यांकित की गई है? पहला मनरेगा, दूसरा SJGRY, तीसरा SJSRY और चौथा ये सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, SJSRY। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 1997 को की गई। इसका उद्देश्य शहरी निर्धनों को स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता देना
तथा वेतन सहित रोजगार सृजन हेतु उत्पादन परिसंपत्ति का निर्माण करना भी है। इसमें वित्त का प्रबंधन केंद्र व राज्य के मध्य 75:25 में किया जाता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसे हम SJSRY शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, प्रतिस्थापित करने हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 25 है, प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया? पहला 22 जनवरी 2015, तीसरा 25 सितंबर 2014, तीसरा 2 अक्टूबर 2014 और चौथा है 16 जुलाई 2015। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। प्रारंभ में इसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था, जिसे 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू गांव से पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। प्रश्न नंबर 26 है, अनवरत योजना की अवधारणा के प्रणेता हैं? पहला गुर्जर मेडल, दूसरा JK गालवेथ, तीसरा JM किंग्स और चौथा PV महालनोबिस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा गुर्नर मिल्डर। ये गुर्नर है ना, यहाँ पे जानी ना है। अनवरत योजना, जिसे हम रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं, की अवधारणा गुर्नर मेडल ने की थी। इनका विचार अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में दिया था। भारत में जनता पार्टी द्वारा 1978 से 83 के बीच में अनवरत योजना चलाई गई थी, लेकिन सरकार बदलने के कारण इसे 1980 में ही समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 27 है, आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल किस पर जोर देता है? पहला हस्तक्षेप नीति, दूसरा पूंजी संचयन, तीसरा हस्तक्षेप नीति तथा पूंजी संचय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हस्तक्षेप नीति तथा पूंजी संचय। आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल हस्तक्षेप नीति से संबंधित है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मत था कि आर्थिक विकास एवं संचय प्रक्रिया और पूंजी संचय आर्थिक विकास की कुंजी है। प्रश्न नंबर 28 है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का प्रतिपादन किसने किया? पहला प्रवेश सिंगर, दूसरा मॉरिस डी मॉरिस, तीसरा अमात्य सेन और चौथा RGR कैसेल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, मॉरिस डी मॉरिस। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया था। यह 3 आयामों पर आधारित था: मूल साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर एवं 1 वर्ष की आयु में जीवन संभाव्यता। प्रश्न नंबर 29 है, अपस्फीतिक एक तकनीक है जो वस्तुओं में परिवर्तन को समायोजित करती है। दूसरा GNP में वृद्धि का लेखा जोखा करती है। तीसरा GNP में कमी का लेखा जोखा करती है और चौथा है कीमत स्तर के परिवर्तन का समायोजन करती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा, 1 मिनट,
ऑप्शन नंबर डी, कीमत स्तर के परिवर्तनों का समायोजन करती है। अविस्फीतिक एक तकनीक है जो कीमत स्तर के परिवर्तन का समायोजन करती है। यह किसी दिए गए वर्ष के मूल्य सूचकांक तथा आधार वर्ष के मूल्य सूचकांक का अनुपात होता है। प्रश्न नंबर 30 है, मानव विकास सूचकांक का जनक कौन है? पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरा महबूब उल हक, तीसरा एडम स्मिथ और चौथा राजीव गांधी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक के जनक महबूब उल हक हैं। मानव विकास सूचकांक 3 आयामों शिक्षा, जीवन प्रत्याशा तथा आय पर आधारित होता है। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम 1990 में प्रकाशित किया गया था। इसे प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट में अलग अलग वर्षों में भारत का स्थान अलग अलग रहा है। प्रश्न नंबर 31 है, जनधन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऋण, दूसरा कर भुगतान, तीसरा बैंक जमा, चौथा बीमा प्रीमियम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बैंक जमा। जनधन योजना बैंक जमा से संबंधित है। देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना का औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में किया। इस योजना के तहत बैंक खाता खोलने वालों को स्वदेशी रुपये यानी कि डेबिट कार्ड के साथ साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। इसमें खाता खोलने के लिए 6 माह के पश्चात 500 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा आधार खाते में उपलब्ध होगी, जिसे 6 माह बाद भी आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होता है? ऑप्शन है, पहला अर्थव्यवस्था की संरचना, दूसरा लोगों की मानसिकता, तीसरा राष्ट्रीय आय और चौथा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। सामान्यतः यदि किसी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद के आकार में वृद्धि हो रही है तो यह कहा जा सकता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। यह मात्रात्मक वृद्धि से संबंधित है। प्रश्न नंबर 33 है, यह धारणा कि आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगा क्या कहलाती है? पहला ट्रिकल अप प्रभाव, दूसरा ट्रिकल डाउन प्रभाव, तीसरा टेक ऑफ प्रभाव और चौथा प्रति प्रभाव बैकलेस प्रभाव जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिकल डाउन प्रभाव। यह धारणा कि आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगा ट्रिकल डाउन प्रभाव कहलाती है। आर्थिक विकास की यह स्ट्रेटजी यह मानती है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की उच्च वृद्धि दर गरीबी का निवारण कर लेगी। जीएनपी का नीचे की ओर धीरे धीरे रिसाव जो गरीबों तक पहुंचेगा। यह स्ट्रेटजी गरीबी पर प्रत्यक्ष आक्रमण न करके परोक्ष रास्ता लेती है। यह इस बात पर निर्भर करेगी कि आर्थिक विकास स्ट्रेटजी में रोजगार बहुत है या नहीं है। प्रश्न नंबर 34 है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक नवीन सूचकांक है जिसे निम्नलिखित में से समाविष्ट किया जाता है। पहला विश्व मानव रिपोर्ट, दूसरा मानव विकास रिपोर्ट, तीसरा विश्व विकास रिपोर्ट और चौथा भारत का मानव विकास
रिपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मानव विकास रिपोर्ट। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक नवीन सूचकांक है जिसे मानव विकास रिपोर्ट में समाविष्ट किया जाता है। इसका विकास 2010 में किया गया। यह गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है क्योंकि इसमें गरीबी को आय वंचन के रूप में न लेकर बहुआयामी वंचन के रूप में लिखा जाता है, जैसे खराब स्वास्थ्य तथा कुपोषण, अल्प शिक्षा तथा कौशल, अपर्याप्त जीवन स्तर, खराब आवासीय व्यवस्था इत्यादि चीज़ों को इसमें लिया जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे विकसित है? अगर आपने इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा होगा जो हम अभी तक कर रहे हैं तो आपको इसका जवाब बहुत ही आसानी से मिल गया होगा। फिर भी हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। पहला J.M. किंग्स, दूसरा रैगनर नक्सरे, तीसरा कार्ल मार्क्स, चौथा J.S. मिल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रैगनर नक्सरे, क्योंकि अभी हमने एक परिभाषा पढ़ी थी कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। तो यहाँ पे भी गरीबी का दुष्चक्र पूछा गया है, तो हमें चीज़ों को कोरिलेट करके चलना है ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आए और हम याद भी रख सकें। तो गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा रैगनर नक्से ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने बताया था कि परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करती हुई निर्धन देश को एक निर्धनता की अवस्था में बनाए रखती है। अल्प विकसित देशों में वास्तविक आय की कमी, मांग की क्षमता कम होती है, अर्थव्यवस्था में विनियोग की मात्रा भी कम होती है और परिणाम स्वरूप उत्पादकता में कमी आती है। और ये एक जो चक्र है ना कि कम वास्तविक आय, यहाँ पे हो नहीं पाएगा पर हम ट्राई कर लेते हैं बनाने का। यहाँ पे मान लीजिए हमारी कम वास्तविक आय है, अब उसके बाद आय कम रहेगी तो उत्पादकता भी हमारी कम ही होगी। उत्पादकता कम होगी तो हम किसी प्रकार का विनियोग जो है वो नहीं कर पाएंगे। जब विनियोग नहीं होगा तो आय भी नहीं होगी, आय नहीं होगी तो हमारी क्रय शक्ति जो है वो कम रहेगी और क्रय शक्ति, फिर वो एक जो सर्कल है वो लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि गरीबी का जो दुष्चक्र है वो रैगनर नक्सरे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और इसमें भी दो पक्ष बनते हैं, एक मांग पक्ष बनता है और एक पूर्ति पक्ष बनता है। दोनों पक्षों का ही अपना अपना अलग महत्व है। हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसने दी? पहला विश्व विकास रिपोर्ट, दूसरा UNDP रिपोर्ट, तीसरा वेटलैंड्स और चौथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेटलैंड्स। 1980 के दशक में विश्व व्यापार एवं पर्यावरण विकास आयोग ने प्रकृति के संरक्षण के लिए विश्व का ध्यान खींचते हुए 1982 में सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न योजनाएं निकाली गईं और यह तय किया गया कि धारणीय विकास के अंतर्गत विकास को समपोषी बनाने की क्षमता, यह सुनिश्चित करना कि वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाए। प्रश्न नंबर 37 है, धारणीय ऊर्जा विकास किस पर निर्भर करता है? पहला ऊर्जा संसाधनों का आपूर्ति पक्ष प्रबंधन, दूसरा ऊर्जा संसाधनों का मांग पक्ष प्रबंधन, तीसरा ऊर्जा की प्रदत्त आपूर्ति पर ऊर्जा उपभोग के प्रशुल्क का बाजार चल ढांचा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है कि धारणीय ऊर्जा विकास ऊर्जा की प्रदत्त आपूर्ति पर
ऊर्जा उपभोग के प्राशुल्क के बाजार चले ढांचे पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 38 है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। पहला, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। दूसरा, प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि। तीसरा, अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जीडीपी में वृद्धि। आर्थिक विकास की प्रक्रिया जीडीपी में वृद्धि से संबंधित है, क्योंकि जीडीपी की वृद्धि से देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का पता चलता है। इससे पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है और निवेश बढ़ता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का घोतक होता है। प्रश्न नंबर 39 है, एचडीआई सूचकांक सर्वप्रथम किसने विकसित किया? पहला, यूएनडीपी। दूसरा, आईएमई। तीसरा, यूनिसेफ। और चौथा, अंक टाट। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडी का फुल फॉर्म होता है, से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके अन्य सहयोगी अर्थशास्त्रियों ने किया। उसमें शामिल हैं ए.के. सेन, सिंगर हंस आदि। इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन निर्वाह में आय का स्तर, इन सभी बातों को ध्यान दिया जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, अर्थविकसित देशों में सामाजिक कारक पहला, वृद्धि को शिथिल करते हैं। दूसरा, वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। तीसरा, वृद्धि को अधिकतम करते हैं। और चौथा, निम्न वृद्धि की ओर प्रवृत्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वृद्धि को शिथिल करते हैं। अर्धविकसित देशों में सामाजिक कारक वृद्धि को शिथिल करते हैं। इसके अतिरिक्त पूंजी की कमी, तकनीकी का पिछड़ापन, बेरोजगारी, कृषि पर निर्भरता, जनसंख्या वृद्धि दर इत्यादि भी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, धारणीय विकास निम्न में से किसको संबोधित करता है? पहला, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं। दूसरा, आगामी पीढ़ी की आवश्यकताएं। तीसरा, आगामी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौते किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं। और चौथा है, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता से समझौता किए बिना आगामी पीढ़ियों की आवश्यकताएं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, आगामी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौते किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को यह देखता है। इसमें 1980 के दशक में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग, जिसे WCED के द्वारा अवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसे ब्रेटलैंड्स रिपोर्ट भी कहते हैं। इसे यूएन ने 1987 में स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट में धारणीय विकास की परिभाषा इस प्रकार दी गई, जिसमें संपोषी बनाने की क्षमता सुनिश्चित करना भी वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यक हो गया। प्रश्न नंबर 42 है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। पहला, 1945 में। दूसरा, 1948 में। तीसरा, 1952 में। और चौथा, 1965 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1952 में। अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित मुद्दों को इसमें देखा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक शीर्ष संस्था है। प्रश्न नंबर 43 है, भारत में ब्रिटिश काल में
किसने आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पहला CN वकील ने, दूसरा DT लकड़वाला ने, तीसरा विनोबा भावे ने और चौथा दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, दादा भाई नौरोजी। धन के बहिर्गमन या आर्थिक दोहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी रमेश चंद्र जैसे इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजी शासन काल में आर्थिक गतिहीनता का मुख्य कारण ब्रिटिश शासकों की नीति थी। ब्रिटिश शासकों ने जानबूझकर यहाँ से इकट्ठी की गई दौलत का इंग्लैंड को निर्यात किया, जिससे यहाँ के परंपरागत उद्योगों का पतन हुआ, नए उद्योगों का विकास नहीं हुआ और लोगों की कृषि पर निर्भरता जो है वो निरंतर बढ़ती गई। प्रश्न नंबर 44 है, नई आर्थिक नीति लागू की गई। पहला 1991 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 1990 में और चौथा 1993 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 1991 में। 24 जुलाई 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण तथा बाजार पर आधारित आर्थिक विकास के एक नए चरण की शुरुआत हुई, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण व निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर अर्थव्यवस्था को बाजार केंद्रित करने पर जोर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी का अंतःप्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। साथ ही अर्थव्यवस्था में निर्यात का विविधीकरण भी हुआ। प्रश्न नंबर 45 है, भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा लागू हुआ। नरेगा को भी वर्तमान में क्या कहा जाता है? मनरेगा। तो हमारे ऑप्शन है, पहला 1 मार्च 2008 से, 1 अप्रैल 2007 से, तीसरा 1 अप्रैल 2008 से और चौथा है 1 फरवरी 2006 से। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2008 से। नरेगा को 2 फरवरी 2006 को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया और लास्ट में 2008 को इसे संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। प्रश्न नंबर 46 है, नरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला कौशल विकास, दूसरा श्रम दिवसों का सृजन, तीसरा सुनिश्चित रोजगार और चौथा ग्रामीण पूंजी निर्माण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, सुनिश्चित रोजगार। नरेगा कार्यक्रम सुनिश्चित रोजगार से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किसी एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिन रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, जो अकुशल शारीरिक श्रम के लिए तैयार है। प्रश्न नंबर 47 है, आर्थिक समृद्धि का उत्तम मान होगा। पहला सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, दूसरा गरीबी अनुपात, तीसरा प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और चौथा गिनी गुणांक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि अल्पकालीन है एवं आर्थिक क्रियाओं में परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। अर्थव्यवस्था में सामान्यतः साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक समृद्धि के माप के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का उत्तम माप होता है। प्रश्न नंबर 48 है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ कब से किया गया? पहला 1993 से 94, दूसरा 1990 से 91, तीसरा 1992 से 93 और चौथा 1989 से 90। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 1993 से 94।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें अधिकतम 12,500 रुपये प्रति जो व्यवसायी है को देना स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 49 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई। पहला 2 फरवरी 2006 को, दूसरा 1 अप्रैल 2006 को, तीसरा 2 फरवरी 2005 को और तीसरा 1 अप्रैल 2005 को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को पारित हुआ और 2006 को लागू किया गया। 2007-08 के बजट में इसे 330 जिलों में लागू कर दिया गया था और इसके आंकड़े हम पढ़ ही चुके हैं कि वयस्क को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाना। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से मजदूरी को सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला मार्शल, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा टी.आर. माल्थस और चौथा जे.एस. मिल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, जे.एस. मिल। इस सिद्धांत को सबसे पहले एडम स्मिथ ने प्रस्तुत किया, परंतु क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से जे.एस. मिल ने प्रदान किया। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी श्रम की पूर्ति तथा श्रम की मांग सापेक्षिक शक्तियों पर निर्भर करती है। पूंजी की मात्रा जो श्रम की सेवाओं को खरीदने के लिए रखी जाती है मजदूरी को सिद्धांत कहलाती है। प्रश्न नंबर 51 है, मानव कल्याण की अंतर्राष्ट्रीय तुलना सबसे अच्छे ढंग से की जाती है। पहला यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति आय द्वारा, दूसरा पीपी परचेसिंग पावर पैरिटी में डॉलर में प्रति व्यक्ति आय द्वारा, तीसरा जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक द्वारा और चौथा मानव विकास सूचकांक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक के द्वारा। मानव कल्याण की अंतर्राष्ट्रीय तुलना सबसे अच्छे ढंग से मानव विकास सूचकांक के द्वारा की जाती है। इस सूचकांक का प्रतिपादन यूएनडीपी से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन निर्वाह का स्तर मुख्य रूप से देखा जाता है। प्रश्न नंबर 52 है, प्रतिष्ठित समृद्धि में स्थिर अवस्था पाई जाती है जब क्रियाशील होता है। पहला उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल, दूसरा उत्पादन में वृद्धिमान प्रतिफल, तीसरा उत्पादन में स्थिर प्रतिफल और चौथा है उत्पादन में स्थिर पैमाने के प्रतिफल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल। प्रतिष्ठित समृद्धि में स्थिर अवस्था पाई जाती है जब उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल क्रियाशील होता है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने सर्वप्रथम आर्थिक विकास का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति, जनसंख्या वृद्धि के मध्य प्रतियोगिता पर आधारित है। प्रश्न नंबर 53 है, समावेशी वृद्धि किस में सम्मिलित की गई, समावेशी वृद्धि किस योजना के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 10वीं, ये पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जा रहा है। समावेशी वृद्धि, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि समावेशी वृद्धि पंचवर्षीय योजना के उसमें पूछी जा रही है। तो ऑप्शन है हमारे 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना और उनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 11वीं पंचवर्षीय योजना। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की मंजूरी मिलने के बाद इसे 2007 से 2012 तक लागू किया गया।
इस योजना के प्रमुख उद्देश्य जैसे तीव्रतर विकास के साथ अधिक सन्निहित समृद्धि की योजना बनाना और उसे लागू करना है। प्रश्न नंबर 54 है 54। संगम योजना का उद्देश्य है पहला गंगा नदी को स्वच्छ बनाना, दूसरा इलाहाबाद को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना, तीसरा विकलांगों के कल्याण में वृद्धि और चौथा बाल श्रमिकों की दशा में सुधार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, विकलांगों के कल्याण में वृद्धि। संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना है। इसकी शुरुआत सन 1996 से की गई। प्रश्न नंबर 55 है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। पहला 1990 में, दूसरा 1995 में, तीसरा 1997 में, चौथा 1999 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 1999 में। 1999 से सन 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। यह योजना अप्रैल 1985 के व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखे, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात आदि बीमारियां जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल जो खराब हो जाती है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को संरक्षण प्रदान करना है। प्रश्न नंबर 56 है आर्थिक विकास की प्रक्रिया की अवधि में किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना वक्र होता है। पहला दिया हुआ तथा स्थिर, दूसरा दाहिनी ओर विस्थापित होता हुआ, चौथा बाईं ओर विस्थापित होता हुआ और चौथा है किसी देश में विस्थापित हो सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दाईं ओर विस्थापित होता हुआ। आर्थिक विकास की हम प्रक्रिया की बात करते हैं। ये वक्र इस तरीके से बाएं से दाएं विस्थापित होता है। यहाँ की जो दूरी होती है ये हमारे लिए काउंटेबल होती है। इसी से हम इसका अनुमान लगाते हैं कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में वृद्धि जो है वो किस प्रकार से हो रही है। तो यहाँ पे हमारा x होता है और यहाँ पे y। आर्थिक विकास की प्रक्रिया की अवधि में किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर विस्थापित होता है। प्रश्न नंबर 57 है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। पहला 1955 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1950 में और चौथा 1952 में। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1952 में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में की गई, जो कि एक अमेरिकन विचारधारा थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समग्र विकास था। इस विकास कार्यक्रम में समुदाय की सहभागिता को शामिल किया जाना था। इस कार्यक्रम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौन संक्रांति की संज्ञा प्रदान की थी। इसी कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में किया गया था। तो हमें ये भी याद रखना है कि इसमें किस समिति की अनुशंसा थी, तो बलवंत राय समिति की अनुशंसा थी और ये किस सन में दी गई थी, 1900। चलिए प्रश्न नंबर 58 है द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक लिखी है। पहला जे रॉबिन्सन, दूसरा एन काल्डोर,
तीसरा जेई मीड, चौथा आर रोडान। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे रॉबिन्सन। द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक जॉन रॉबिन्सन के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 59 है, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित की है। पहला शुम्पीटर द्वारा, दूसरा सैमुअल्सन द्वारा, तीसरा रॉबिन्स द्वारा और चौथा हिक्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सैमुअल्सन के द्वारा। लिप्से, फ्रीडमैन और सैमुअल्सन आदि ने अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा दी है। अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लाए जाने वाले उत्पादक के सीमित साधनों का एक समय अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन करने एवं उनको समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य के बीच बांटने के लिए किस प्रकार चुनते हैं। ऐसा वे चाहे मुद्रा का प्रयोग करके करें या इसके बिना करें। यही विकास केंद्रित परिभाषा है। प्रश्न नंबर 60 है, महबूब उल हक ने निम्न में से किस धारणा को विकसित किया। पहला पूंजी निर्माण की समस्या, दूसरा मानव विकास सूचकांक, तीसरा जननांकी सिद्धांत और चौथा संतुलित विकास। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मानव विकास सूचकांक। 1990 में यूएनडीपी के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा विकसित की। इसके तहत 3 अवयव शामिल किए गए: शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा और आय। इस वीडियो को देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। हैव अ गुड डे।